अभी तक हम लोगों ने यह कहानी या भी के माध्यम से मनु भंडारी के बारे में अभी तक ये जाना कि किस तरह से पिता के द्वारा दिया गया एक मार्ग, एक दिशा मनु भंडारी के जीवन में बदल प्रभाव डालने वाली पहला स्टेप था, कदम था। और उसका ज्ञान करने के उपरांत अब हम उसके आगे के उन तमाम भागों को पढ़ेंगे जिसमें मनु भंडारी ने अपने शिक्षा काल में उनको एक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देने वाली, नई दिशा देने वाली महिला जिसका नाम है शीला अग्रवाल का प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। और किस तरह से लेखिका का जो ललक है, इच्छा अब साहित्यिक दृष्टिकोण में बदलता चला जा रहा है। किस तरह से उनका साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति एक सम्मान और दिशा प्राप्त हुई, उसका जिक्र अब करती हैं। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के 5वें भाग जो कि प्रारंभ होता है 10वीं कक्षा तक अलग था, यहाँ से लेके तब तक चलता ही रहा। राजेंद्र से शादी की तब तक वो चलता ही रहा। इन पंक्तियों के मध्य में मेरे हिसाब से पाए गए उन कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। पहला शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है हालात। आलम चूंकि एक मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का एक टाइटल है, किंतु ये आलम साहित्य में आकर बदल गया है। आलम का तात्पर्य दिया गया है कि हालात, परिस्थितियां। अहमियत का तात्पर्य होता है महत्व। परिचित का अर्थ होता है जिस वस्तु को आप जानते हो, समझते हैं, उससे रिलेट हुए हो, उसे हम कहते हैं परिचित अर्थात जानकार। ककहरा, बचपन के दिनों से ही आप पढ़ते चले आए हैं। ककहरा फिर भी कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता ककहरा कहते किसे हैं। तो आज आप इस बात को जानिए कि ककहरा क से लेकर य तक के समस्त वर्ण में या वर्णमाला में उन पे जो मात्राएं लिखी हुई होती हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का 12-12 अक्षर होते हैं, वो ककहरा कहलाता है। अगला है बाकायदा। बाकायदा फारसी शब्द है जिसको मानव रूप में लाया गया, उसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। बाकायदा उन्होंने कार्य किया, अर्थात अच्छी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। मूल्यों, मूल्यों का तात्पर्य होता है मनुष्य के जीवन की जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य अर्थात प्रेम, सद्भाव, दया, सहानुभूति, उनके मूल्यों का प्रयोग किया गया है। इसलिए नैतिक मूल्य अर्थात मनुष्य का जो प्रेम होता है, इच्छा होती है, एक दूसरे से मिलने का तरीका होता है, कुछ थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, वो उनके मूल्य कहलाते हैं। अगला है ध्वस्त। ध्वस्त का अर्थ होता है गिर जाना। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो और गिर जाता हो तो उसको कहते हैं ध्वस्त हो गया, अर्थात गिर गया। प्रभात फेरियां, ये प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहारों पर हम सभी के द्वारा निकाला गया जो फेरी होता है उसको प्रभात फेरी कहते हैं। प्रभात यानी सुबह, प्रातः काल का एक विचरण जो समूह के साथ होती है उसे हम कहते हैं प्रभात फेरी। अगला वर्ड है उन्माद। उन्माद का सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है नशा, लेकिन ये उन्माद उत्साह से उत्पन्न हुआ उन्माद है जिसको हम चाह भी कर सकते हैं। चाह अर्थात किसी कार्य को करने की जो ललक होती है उसको उन्माद भी कहते हैं, नशा भी कह सकते हैं, किसी कार्य को करने की इच्छा। दमखम यानी पूरे बल और शक्ति के साथ कोई कार्य करना दमखम कहलाता है। बवंडर तूफान का ही एक रूप होता है जो हवा के तेज गति से चलने पर उत्पन्न होता है, जिसमें हवा वस्तुओं को उड़ा लेकर चली जाती है। बर्दाश्त अर्थात सहन करना। वर्जनाएं रोक टोक, शारीरिक तुष्टिकरण या शारीरिक अवशिष्टों को दूर करना ही वर्जना कहलाती है। अर्थात कोई ऐसा कार्य जिसको करने के लिए रोका गया हो वो वर्जना कहलाता है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं 10वीं कक्षा इन लाइन से मनु भंडारी के जीवन में आने
कहती हैं सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं कक्षा पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि लेखिका पिताजी की उन राजनीतिक बहसों का एक हिस्सा हुआ करती थी और 10वीं कक्षा तक पढ़ते हुए उनको इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि घर में जो बहसें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, किसके कारण हो रही हैं, और बिना कुछ समझ के वो बहसों को सुना करती थी और इसके साथ ही साथ किताबें पढ़ना इनका आदत बन चुका था और उन्हीं किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये ज्ञात नहीं था किस प्रकार की किताबों को पढ़ना चाहिए। लेखिका बताती है जब मैं 10वीं कक्षा पास करके 11वीं कक्षा में प्रवेश किया, मुझे मेरे जीवन में एक नई मोड़ और नई दिशा देने वाली एक प्राध्यापिका से मेरा परिचय हुआ, जिनका नाम था शीला अग्रवाल। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा। ककहरा मैंने बताया आपको क से लेकर ग तक, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को सर्वप्रथम ककहरे का ही ज्ञान दिया जाता था। तो लेखिका ने अपने बारे में जहां पर इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया उस स्कूल का नाम बताया सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। कहती हैं जहां मैंने ककहरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, अर्थात मेरा प्रारंभिक शिक्षा जहां प्रारंभ हुई थी वो 10वीं पास करने के 1 साल पहले ही वो एक इंटर कॉलेज बन चुका था या दर्जा उसको मिल चुका था। और लेखिका बताती है उसी साल जिस दिन दर्जा मिला था, इस साल उसी साल एक नई अध्यापिका आई थी जिनका नाम था शीला अग्रवाल, वो विद्यालय में नियुक्त हुई थी। उन्होंने अर्थात शीला अग्रवाल ने बाकायदा बड़े ही अच्छे ढंग से साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। साहित्य की दुनिया का किताबें तो लेखिका पहले से भी पढ़ती थी, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता था किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। तो इसका ज्ञान शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी को कराया कि साहित्य में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेखक हैं जिसको पढ़ने से उनके ज्ञान का दायरा बढ़ सकता है। तो ये पहला पदार्पण किताबों में, साहित्य में लेखिका बताती हैं कि शीला अग्रवाल के आने से और उनके परिचय से ही मुझे प्राप्त हुआ। लेखिका कहती हैं मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। जो मैं पहले सिर्फ पढ़ लिया करती थी वो स्थिति बदल चुकी थी। मैं पढ़ती तो थी लेकिन अब किताबों का चुनाव करके, विषयों का चुनाव करके पढ़ती थी। और यहाँ तक कि मैं जो किताबें पढ़ती थी, लेखिका ये भी बताती हैं शीला अग्रवाल उनको चुन चुन कर विषयों के तत्वों का ज्ञान देने के लिए चुन चुन किताबों का एक बंडल मुझे दिया करती थी। और पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से प्रारंभ होकर जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं, सच्चिदानंद हीरानंद बंसायन आगे जी की रचनाएं, यशपाल की रचनाएं, भगवती चरण वर्मा की रचनाओं तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। अर्थात लेखिका ये बताती हैं पहले जो किताबें मैं कहानी के रूप में पढ़ा करती थी, बाल साहित्य पढ़ा करती थी, वो पढ़ते पढ़ते शीला अग्रवाल के आने के उपरांत मेरा जो दायरा था किताबें पढ़ने का वो धीरे धीरे बड़े बड़े लेखकों और साहित्यकारों की रचनाओं तक बढ़ती चली गई। और इसकी आदत इतनी लगी, यह पढ़ने का भी दायरा, ज्ञान अर्जित का भी दायरा था, वो बढ़ता ही चला गया। लेखिका आगे बताती हैं कि इसी दायरे के बढ़ने के उपरांत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगी वो उनकी एक उपन्यास सुनीता थी और आगे जी का लिखा हुआ शेखर एक जीवनी मेरे जीवन में एक ऐसी किताबें थी जिसको मैंने पढ़ा तो, लेकिन उसका ज्ञान और समझ
मेरे सीमित दायरे में नहीं समझ पाई, अर्थात मेरे संकुचित वातावरण वाले दिमाग में ये दोनों किताबें समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उनको पढ़ लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद हीरानंद वात्स्यायन नंदी द्वारा लिखा हुआ है नदी का द्वीप एक रचना है, उसको भी पढ़ा तो मेरे मन में उस रचना ने, नदी के द्वीप रचना ने एक उत्साह मेरे अंदर कर दिया। मुझे उस उत्साह में इस तरह से बांध रखा था कि मैंने उसी झोंक में, उसी स्थिति में, उसी लय में, प्रवाह में शेखर एक जीवनी जिसे मैंने पढ़ा था, समझा नहीं था, उसी गति में मैंने एक बार फिर से अज्ञेय जी की रचना शेखर एक जीवनी को फिर से पढ़ रहा और इस बार जब पढ़ा तो मैंने समझ के साथ उसको पढ़ा। लेखिका आगे बताती है कि यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था, अर्थात मैं उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जब मुझे अपने उस बाल साहित्य, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था की आदतों से मुझे अब नए आदतों और नए विचारधारा में प्रवेश करना था। उस समय, उस अवस्था में मेरे अंदर, मेरी चेतना में एक मूल्यों का मंथन चल रहा था, सोच चल रहा था, तर्क विचार चल रहा था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और इन सब के बारे में जो पूर्व से मुझे मेरे मन में जो धारणाएं बन चुकी थी और वो धारणाएं सही थी या गलत थी, इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगते चले जा रहे थे। अर्थात मेरी सोचने की, समझने के जो दायरे थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे और मेरे जो पूर्ण ज्ञान थे उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता चला जा रहा था कि क्या मैंने अभी तक जो जाना है, जो सीखा, वो सही है या गलत है। अर्थात उस अवस्था में, किशोर अवस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश करना, जिसे मनोविज्ञान में तूफान की अवस्था कहा गया है, उस तूफान से भरी हुई अवस्था में मेरे मन में बहुत सारे उठा-पटक चल रहा था और वो विचार, मूल्य मेरे मन में इस तरह से उथल-पुथल मचाए हुए थे कि मुझे एक नई दिशा को देने के लिए जैसे मानो लेखिका ने एक रास्ता खोल दिया। शीला अग्रवाल। और मेरे अंदर के जो भी मूल्य थे वो धीरे धीरे नए ज्ञान के साथ ध्वस्त होते चले जा रहे थे। लेखिका इसी संदर्भ में कहती है कि मैंने इसी पढ़ने की गति में, पढ़ने के लय में, आनंद में जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा हुआ त्याग पत्र, जो उनकी रचना है, भगवती चरण वर्मा के माध्यम से लिखा हुआ जो रचना है चित्रलेखा, उसको भी पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी लंबी बहसें की और करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने उन किताबों को पढ़ा, समझा, जाना और उसका मूल्य क्या है, विचार क्या है, इसके बारे में भी मैंने अध्ययन किया। कुल मिलाकर के लेखिका ये बताना चाहती हैं कि जिस अवस्था से निकलकर मैं अगली अवस्था में पहुंच गई थी, जो कि विचारों का एक तूफान चलता हुआ महसूस हर एक व्यक्ति करता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस अवस्था में मेरे मन में हिंदी साहित्य के प्रति एक लगाव उत्पन्न हुआ, नए विचार आए और इसका संपूर्ण श्रेय मेरी उस प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को जाता है। आगे लेखिका बताती हैं शीला अग्रवाल ने मुझे पढ़ने का दायरा ही नहीं बढ़ाया, अर्थात साहित्य को जानना समझने का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि अब किस तरह से घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उस सिलसिले को उन्होंने वहां से खींच कर रखा, एक बंद कमरे और एक स्थिर वातावरण से निकलकर अब नए वातावरण में मुझे खींच कर ले जाने वाली, उस सक्रिय भागीदारी निभाने वाली स्थिति में लाकर रख दिया। अर्थात मेरे पिताजी ने जो मुझे राजनीतिक बहसों में बैठाने का और जागरूकता लाने का जो प्रथम प्रयास किया, वो प्रयास धीरे धीरे शीला अग्रवाल के आने के उपरांत वो दायरा राजनीतिक स्तरों से निकलकर अब एक युवा के रूप में देश के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने तक बढ़ाकर रख दिया। लेखिका कह रही है कि सन 1946 और 47 अर्थात 1946 और 1947
के जो दिन हुआ करते थे, वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। देश में जब आजादी का एक आग लगा हुआ था, उस समय किसी भी व्यक्ति को घर में रहकर चुपचाप की स्थिति में रह पाना संभव नहीं था। अर्थात लेखिका ने भी अपने आप को चार दीवारी से निकालकर देश की आजादी के वातावरण में क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़कर काम करने के लिए जागरूक बनाती है। लेखिका आगे बताती हैं कि प्रभात फेरियां निकालना, हड़तालें करना, जुलूस करना, भाषण देना हर एक शहर का चरित्र बन चुका था। अर्थात सन 1946-47 में देश में अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से बागडोर संभालनी है, इसके लिए जगह जगह पर राज्य राज्य में हर एक जगह पर भाषण हुआ करते थे, प्रभात फेरियां हुआ करती थी, हड़तालें हुआ करते थे और पूरे दमखम के साथ, जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ा रहना या जुड़ा होना या जुड़ना हर एक युवा व्यक्ति के लिए एक उन्माद था, एक नशा था, एक उमंग था। अर्थात देश में अपनी उस भूमिका अदा कर सके, इसका जोश उमंग हर एक युवा के पास होता रहता था। और मैं भी उस समय युवा थी और मेरे अंदर भी वो उन्माद देश को आजाद कराने का उत्पन्न हुआ था। लेखिका कहती मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने मेरी रगों में अर्थात मेरे नसों में खून को, बहते खून को जलते हुए लावे के रूप में बदल दिया। अर्थात मेरे अंदर भी वो जोश उमंग उत्पन्न हो गया जो एक साधारण लड़की बनकर रहने की समय नहीं थी, उसका श्रेय संपूर्ण रूप से शीला अग्रवाल की उन जोशीली बातों ने, प्रेरित करने वाली बातों ने जगाया, जो एक सामान्य सी बालिका को उसके घर से निकालकर युवावस्था होने के बाद देश में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए जोश से, उमंग से भर दिया। लेखिका कहती है स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में बचा हुआ था, अर्थात देश को आजाद कराने के लिए हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे और दूसरी तरफ मेरे घर में भी एक बवंडर उठा। बवंडर किस तरह का? पिता के विचारों का और मेरे विचारों का एक टकराहट, और उस टकराहट से उत्पन्न होने वाला जो कलह था वो अब मेरे जीवन का एक हिस्सा हो गया। कहती हैं देश में आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे और मैं अपने घर से निकलकर देश को आजाद कराने के लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जब पिताजी के विचारों से मेरा टकराहट हुआ तो वो एक तूफान बवंडर के रूप में घर की स्थिति को, परिस्थिति को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। लेखिका आगे बताती हैं पिताजी की आजादी की सीमा यही थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठो बैठो जादू समझे। पिताजी ने तो जागरूकता डालने का काम किया था, लेकिन पिताजी का यह मानना था यह स्वतंत्रता सिर्फ घर के चार दीवारी तक, और जो बहुत से पार्टियां विचार, तर्क, लोचना, समालोचना हो रही है वो घर तक ही मनोभंडारी कर सकते। लेकिन हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। लेखिका कहती हैं कि मेरे विचार और पिताजी के विचार एक समान होने के बावजूद भी टकराहट से भरे हुए थे। पिताजी का मानना था कि स्वतंत्रता एक सीमित दायरे तक होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना था जब देश का हर एक युवा देश को आजाद कराने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहा है तो मैं घर की चारदीवारी में स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करना चाहती, बल्कि सड़कों पर नारे लगवाना, हड़तालें करवाना, लड़कों के साथ प्रभात फेरियां निकालना, स्थान स्थान पर जगह जगह पर भाषणबाजी करना, ये मेरा कार्य था जो पिताजी के विचार और धारणा के विपरीत था। और इसी कारण मेरे पिता में और मुझ में टकराहट की भावना उत्पन्न हुई थी। पिताजी मुझे जो आजादी दिए थे उसमें
मुझे रह पाना, मेरी आधुनिकता के बावजूद भी उसमें रह पाना मुझे बर्दाश्त नहीं था, और मेरा घर से बाहर जाना और वहां पर हड़तालें करना पिताजी को बर्दाश्त नहीं था। लेखिका आगे बताती हैं, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, सारे निषेध, सारे वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से जो टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वो चलता ही रहा। लेखिका कहती हैं कि जब किसी व्यक्ति के नसों में खून नहीं बल्कि एक उमंग, जोश, उत्साह से भरा हुआ लावा बह रहा हो, तो एक स्थान पर बैठे रह जाना एक सबसे कठिन कार्य होता है। और उसी तरह से मैं भी सारे निषेध, रोक टोक, सारी वर्जनाएं को त्याग कर और अपने भय को दूर करके देश को आजाद कराने के लिए उन तमाम हादसों में शामिल हुई, हड़तालों में शामिल हुई, जिससे देश को एक मार्ग मिले और उसको एक सहारा संबल मिले कि अंग्रेजों से मुक्ति का उपाय ढूंढा जा सके। तो यह मेरी विचारधारा और पिताजी के क्रोध के बीच में उनकी क्रोध से थरथरा देने वाली जो विचारधाराएं थी, वो मेरी विचारधारा से जब टकराई तो मुझे पहली बार उस टकराहट का एहसास हुआ, और पिताजी से मेरे संबंध उस टकराहट की वजह से तब तक चलते रहे जब तक मेरा विवाह राजेंद्र से नहीं हो गया, और तब तक मैं अपने शहर नहीं चली गई, तब तक वो विचारधारा का टकराना मेरे पिताजी और मेरे बीच में संबंध को